वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 6 मौलिक अधिकार। भूमिका। सामान्य भाषा में अधिकार वे होते हैं जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं किंतु राज्य द्वारा लागू किए गए होते हैं। यह अधिकार व्यक्ति के जीवन में बहुत आधारभूत तथा आवश्यक होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो वह प्रत्येक नागरिक के जीवन में मौलिक अधिकार आवश्यकता होते हैं। जिन मूलभूत आवश्यकताओं को आधार के रूप में देश के संविधान में सम्मिलित किया गया है उन्हें मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। पिछले पाठ में संविधान के कूट तत्वों के बारे में पढ़ते हुए आपने जिन मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा पड़ी थी उनके बारे में आप इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप मौलिक अधिकारों का अंतर तथा महत्व समझ सकेंगे तथा जान सकेंगे कि उनमें किस प्रकार आम आदमी के सम्मान का ध्यान रखा गया है तथा किस प्रकार न्यायपालिका के माध्यम से इसको बचाए रखने का प्रयास किया जाता है। समानता के अधिकार को प्रमाणित सिद्ध कर सके तथा कानून से सर्व समानता एवं पक्षपातपूर्ण विभाजन की रोकथाम तथा अस्पृश्यता एवं जातिवाद के उन्मूलन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख कर सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के पक्ष में बनाए गए सुरक्षात्मक कानून की व्याख्या कर सकेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार मांगने मनमाने ढंग से की जाने वाली गिरफ्तारियों तथा अवैध के अंकित रूप से जाने वाली स्वेच्छापूर्ण गिरफ्तारियों के विरुद्ध जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे। मजदूर, बच्चों तथा स्त्री के शोषण के खिलाफ अधिकार की व्याख्या कर सकेंगे। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कर सकेंगे। संवैधानिक उपचार संबंधी अधिकारों को पहचान सकेंगे तथा जान सकेंगे कि किस प्रकार उच्च न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। मौलिक अधिकारों का अर्थ एवं महत्व। संविधान को देश का मौलिक कानून माना जाता है। भारतीय संविधान के तीसरे खंड में जो अधिकार समाविष्ट हैं उन्हें ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों को इसलिए भी मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि इनके बिना व्यक्ति को पूर्ण विकास संभव नहीं है। ये नागरिकों स्वतंत्र तथा खुशहाल जीवन जीने की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इन अधिकारों के द्वारा नागरिकों को जनतांत्रिक समाज में रहने की स्वतंत्रता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मौलिक अधिकारों के द्वारा देश में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। देश में भाषण अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता आदि के बिना सच्चे जनतंत्र की स्थापना संभव नहीं हो सकती। भारत जैसे देश में जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मौलिक अधिकारों के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार देश में हर एक प्रकार के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का निर्माण करते हैं जिससे विभिन्न समुदायों के बीच शांति तथा सद्भावना स्थापित होती है। संविधान के तीसरे खंड में इन अधिकारों को प्रतिपादित किया गया है। संविधान की धारा 14 तथा 32 के अंतर्गत इनकी चर्चा की गई है तथा इन्हें न्याय योग्य बनाया गया है। न्याय योग्य इसका अर्थ होता है कि भारत के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य तो है किंतु अंतिम रूप से अबाधिक नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संपूर्ण समाज के हितों की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाने का भी विधान बनाया है। हालांकि इन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध समाज कल्याण एवं व्यक्तिगत हितों के बीच संतुलन बनाए रखने वालों तत्वों के साथ होने चाहिए। संविधान में सरकार को यह
अधिकार प्राप्त है कि वह जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इन मौलिक अधिकारों का उपयोग कानून के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति तथा राज्य अपने हितों के लिए इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यहाँ तक कि संविधान में विधायिका तथा कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले किसी भी विधायक को पारित करने तथा आज्ञा प्रदान करने के लिए वंचित किया गया है। यदि कोई विधायक मौलिक अधिकारों में बाधा पहुंचाता है तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्याय रूप उसके विरुद्ध कानून बना सकते हैं। आप इस संबंध में विस्तार से न्यायिक पुनरावलोकन नामक पाठ में पढ़ेंगे। कुछ मौलिक अधिकारों ऐसे हैं जिसका उपभोग देश के नागरिक तथा बाहर से आए लोगों दोनों समान रूप से करते हैं। उदाहरण के लिए कानून के समक्ष समानता तथा धर्म की स्वतंत्रता कुछ ऐसे ही मौलिक अधिकार हैं। विधि का शासन कानून के नियम। इसका अर्थ होता है कि कानून की दृष्टि में सभी स्त्री पुरुष समान होते हैं तथा बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को यह समान रूप से अधिकार प्राप्त है कि वह कानून की रक्षा प्राप्त करे। एक दूसरे शब्दों में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पहले हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, किंतु बाद में 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। ये है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इन अधिकारों के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर तथा सुविधाएं प्रदान करना। इसके द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार के जाति, समुदाय, धर्म, जाति अथवा लिंग के अनुसार भेद किए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाती है। समानता के अधिकार का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक असमानता का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समानता के अधिकार के द्वारा नागरिकों को समान सामाजिक, नागरिक तथा पूर्ण कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराना। 5 प्रकार की समानताएं समानता के अधिकार में समाहित है। ये है कानून के पक्ष में समानता, विभेद पर प्रतिबंध, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, पदवियों का उन्मूलन। कानून के समक्ष समानता। संविधान के अनुसार राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता अथवा समान कानूनी सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है और न्यायालय तक जाने का समान अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। यदि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे समान दंड का प्राविधान है। कानून की समान सुरक्षा का अर्थ है कि समान स्थितियों में व्यक्ति के हितों को अपने अधिकारों के प्रयोग की स्वतंत्रता तथा समान सुरक्षा। सभी नागरिकों एवं विदेशियों के लिए समान कानून की व्यवस्था है। यह अधिकार कार्यपालिका द्वारा दिए गए हैं। भेदभावपूर्ण आदेशों का विरोध करता है। जाति, समुदाय, धर्म, जन्मस्थान अथवा लिंग के अनुसार का विरोध। संविधान में ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी राज्य किसी नागरिक का जाति, धर्म, समुदाय, जन्मस्थान अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को दुकान, रास्ता, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाब, स्नान के घाट तथा सड़कों आदि जिसका निर्माण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सरकार द्वारा किए जाता है, जो कि आम जनता के प्रयोग के लिए होता है, पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार महिलाओं तथा बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान बना जाती है। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों को
कुछ विशेष सुविधा प्रदान कर सकती है। इनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण निर्धारित कर सकती है। निःशुल्क अथवा कुछ छूट पर विशेष कोचिंग कक्षाएं चला सकती है। सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर संबंधित अधिकार। इस अधिकार के तहत अवसर की गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। संविधान में यह प्राविधान है कि देश के नागरिकों को देश के किसी भी राज्य में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी नागरिक को जाति, समुदाय, धर्म अथवा लिंग भेद के कारण रोजगार के अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा। योग्यता एवं मेरिट के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। संविधान में नागरिकों के लिए देश के किसी भी भाग में रोजगार एवं नियुक्ति के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश है। संविधान में इस अधिकार से संबंधित कुछ अपवाद भी सुलझाए हैं। कुछ निम्नलिखित अपवाद दिए गए हैं। राज्य के अंदर निर्धारित नौकरियों के लिए आवश्यक योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्र द्वारा किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की नौकरियों में समुचित अनुपात न होने की स्थिति में पिछड़ी जाति के नागरिकों के लिए आरक्षित की जाती है। धार्मिक संस्थानों से जुड़े कार्यालयों में उसे विशेष समुदाय के लोगों के लिए नौकरियां भी आरक्षित की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाए जाने वाले किसी स्कूल में प्रधानाचार्य पद की रिक्त है तो उसी समुदाय के सदस्य को वरीयता दी जा सकती है। अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान में यह प्रावधान है कि प्रतिनात्मक है। इस प्रावधान के द्वारा समाज में सदियों से उपेक्षित हिंदू जाति उस वर्ग के अपेक्षित लोगों को सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित कराना है जिन्हें अवसर नहीं उपलब्ध हो रहे थे। इसका उल्लंघन करने पर कानून इसके अनुसार दंड का प्रावधान है। हमारे संविधान में अस्पृश्यता का विरोध किया गया है तथा किसी भी व्यक्ति किसी भी रूप में इसके उल्लंघन करने वाले को दंड का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता के खिलाफ इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। सार्वजनिक संस्थानों में किसी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता में, सार्वजनिक पूजा स्थलों में किसी व्यक्ति को पूजा करने से रोके जाने की आवश्यकता में, अस्पृश्यता के आधार पर किसी अनुसूचित जाति को अपमानित किए जाने पर, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा दिए जाने पर, पदवियों का उन्मूलन। इस प्रकार की पदवियाँ चाहे वे देशी हो या विदेशी व्यक्ति में छद्म सामाजिक प्रतिनिष्ठा बढ़ाने का कार्य करती है, इसलिए इनका उन्मूलन आवश्यक हो गया है। समाज में वर्णित है कि फौजी तथा शिक्षित संस्थानों के अलावा देश में दूसरी कोई पदवी नहीं प्रदान की जा सकती। कोई भी भारत का नागरिक किसी भी प्रकार का विदेशी पदवी नहीं धारण कर सकता। इस प्रावधान के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई सारी पदवियों को छीन लिया गया, जिसकी वजह से धारणकर्ता को विशेष सामाजिक अवसर प्रदान होते थे। इन पदवियों को कानून के समक्ष की समानता के सिद्धांत के अंतर्गत रद्द किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सम्मानपूर्व पदवियों को रद्द नहीं किया जा सकता। मेधावी व्यक्तियों को तथा विशेष योग्यता रखने वाले भारत के नागरिकों को राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री तथा इस प्रकार फौज में बहादुर लोगों को परमवीर चक्र तथा विशिष्ट सेवा प्रदान जैसे प्रमुख प्रदान किए जा सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता एक सच्चे जनतंत्र की प्रमुख आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में जहाँ नागरिकों को अधिकारी की एक श्रेणी निर्धारित की गई जिसे हम स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में जानते हैं। संविधान में इन अधिकारों के समावेश द्वारा नागरिकों के ऊपर कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए जाने वाले मनमाना आदेशों से रोकथाम की जाती है। शुरू में मूलतः 7 स्वतंत्रता अधिकारों को प्राप्त थी, किंतु संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता को उसमें से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे अब सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं ही शेष रह गई हैं। ये 6 स्वतंत्रताएं हैं: भाषण अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से तथा बिना हथियार के इकट्ठा होने संबंधी स्वतंत्रता, संघ अथवा संगठन की स्थापना की स्वतंत्रता, भारत की सीमा क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने संबंधी स्वतंत्रता, भारत संघ में किसी भी हिस्से में जाकर बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय व्यापार अथवा अंधे का चुनाव लड़ने संबंधित स्वतंत्रता। अब हम इन स्वतंत्रताओं की विस्तृत चर्चा करेंगे। भाषण एवं अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। बिना इस अधिकार के कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक तर्क वितर्क नहीं कर सकता अथवा अपने विचारों प्रस्तुत नहीं कर सकता। इससे प्रेस को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि भाषण अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद गैरकानूनी ढंग से अथवा सरकार के बारे में अनपसनाप कुछ अपशब्द कुछ भी बोलने का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। सरकार को यह अधिकार है कि वह अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता पर तख्तपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। यह प्रतिबंध निम्न स्थितियों में लगाए जा सकते हैं: राज्य की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाने की स्थिति में, जनता के हित में अदालत की अवमानना होने पर, भारत की एकता एवं प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। इसके द्वारा नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता प्रदान दी गई है। इसके द्वारा नागरिक सभाएं कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं तथा रैलियां आयोजित कर सकते हैं और इसमें अपने विचार रख सकते हैं, किंतु इस अधिकार की भी अपनी एक सीमा है। जनतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार इन पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। सभाएं शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के होनी चाहिए। संघ अथवा संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक संघ अथवा संगठन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। ये एक प्रकार के नागरिकों के व्यक्तित्व को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक विधान है। संगठन का अर्थ उन व्यापारिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों से है जो जनतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। सरकार इन संगठनों पर कानून एवं व्यवस्था तथा नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र है। इसके तहत किसी को भी गैर कानूनी अनैतिक अथवा साजिशपूर्ण ढंग से संगठनों की स्थापना वर्जित है। भारत संघ के सीमा क्षेत्र में निषाद विचारक की स्वतंत्रता, भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह भारत संघ के सीमा क्षेत्र में निर्बाध रूप से विचरण कर सकता है, किंतु सरकार आम जनता के हितों, जनजातीय लोगों के हितों अथवा राज्य की सुरक्षा संबंधी नीतियों को दृष्टि में रखते हुए तख्तपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। भारत संघ के किसी भी भाग में जाकर बस जाने की स्वतंत्रता, इसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह भारत संघ के किसी भी भाग में जाकर बस सकता है अथवा रह सकता है, किंतु
रक्षणात्मक दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अथवा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस अधिकार पर सख्त पूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकती है। स्वेच्छा से व्यापार और व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता। इसके हित नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि भारत संघ के अंतर्गत स्वेच्छा से व्यापार, व्यवसाय अथवा अंधे का चुनाव कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वेच्छा से जुड़ा अथवा वेश्यावृत्ति जैसे समाज के लिए खतरनाक व्यवसायों का चयन करे। इस अधिकार पर सरकार आम जनता के हितों को दृष्टि में रखते हुए सख्त पूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकती है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित न्यूनतम योग्यता को पूरा किए बिना किसी भी व्यवसाय का चयन नहीं कर सकता। जैसे कोई भी व्यक्ति बिना न्यूनतम योग्यता पूरी किए डॉक्टर अथवा वकील बन जाने का दावा नहीं पेश कर सकता। उपरोक्त स्वतंत्रताओं का स्थानगन हमारे मौलिक अधिकार अपवाद नहीं है। आपातकाल की धारा 352 में इन्हें स्थगित किया जा सकता है। संविधान के अनुसार युद्ध या आंतरिक अशांति से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के अतिरिक्त अन्य सभी स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती है, जो ही आपातकाल के समान होने की घोषणा की जाती है। उपरांत ये सभी स्वतंत्रताएं पूर्ण लागू हो जाती है। अपराध होने की व्यवस्था में बचाव। संविधान में यह वर्णित है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अपना दंड लगाया गया है और वह अपने बचाव के लिए अपील करता है तो उसके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। इसके अंतर्गत कोई भी दोषी ठहराया गया व्यक्ति सुरक्षा आयोग के समक्ष कानूनी सहायता की प्रार्थना कर सकता है। व्यक्ति अपने ऊपर सुरक्षा आयोग द्वारा लगाए गए दंड को कानूनी रूप से अधिक बनाकर उसे रोकने का प्रयास भी कर सकता है। एक दोष के लिए एक से अधिक बार दंड देने पर उसे उसके लिए बचाव का तख्त दिया जा सकता है। अभियुक्त अपने बचाव में खुद ही गवाही दे सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में यह निर्देश वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, किंतु वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अलग स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता। सरकार द्वारा दिए जाने वाले मनमाने हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार प्राप्त है। इसमें यह भी वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था की इच्छा पर बंधी नहीं बनाया जा सकता। उसे सिर्फ कानून की अवमानना करने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मनमानी गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी से रक्षा। संविधान में गिरफ्तार किए हुए अथवा बंदी बनाए गए व्यक्ति के लिए भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी भी बंदी बनाए व्यक्ति को बिना पूर्ण सूचना के जेल में नज़रबंद नहीं किया जा सकता। इसके लिए व्यक्ति अपने बचाव में इच्छा अनुसार किसी भी वकील से सलाह मशवरा कर सकता है। यह भी निर्देश वर्णित है कि बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे की भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक होता है। उसे बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के 24 घंटे से अधिक नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट की आज्ञा से पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। ये अधिकार विदेशियों तथा उन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है जिन्हें निवारक नज़रबंदी के अधीन बंदी बनाया जाता है। निवारक नज़रबंदी।
यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहा है तो वह उसे बिना मुकदमे कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से गठित एक परामर्शदात्री बोर्ड की आज्ञा के बिना 3 महीने से अधिक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है। इस तरह के बोर्ड की अध्यक्षता किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही कर सकता है। उदाहरण के लिए टाइडा अथवा मीसा जैसे मसलों में ही यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धारा 23 और 24। भारत की जनता का जमींदारों की तरह ही अंग्रेजों ने भी शोषण किया था। गरीब लोग बिना मजदूरी के कार्य करने के लिए अभिशप्त थे। इनके इस प्रकार कार्य करने को बेघर कहा जाता था। बाद में भारत के संविधान में किसी भी प्रकार के बेघर पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा मानवता को व्यापार से बचाए रखने का प्रयास किया गया। इस प्रक्रिया का उल्लंघन कानून दंडनीय है, किंतु सरकार आम जनता के हितों में किए जाने वाले आवश्यक श्रम को ठीक करार दे सकती है। जैसे कोई भी सरकार विश्वविद्यालयों में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये कानून बना सकती है कि पिछड़े गांव में जाकर उसके लिए कुछ सामाजिक कार्य करना आवश्यक है। संविधान में बच्चों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की फैक्ट्री, खदान या अन्य खतरनाक कार्यों में नौकरी नहीं प्रदान की जा सकती, जबकि आज भी छोटे बच्चे को घरेलू नौकर के रूप में घरों में रखा जाता है। संविधान में कार्यों में लग बच्चों के शोषण को नहीं रोक लगता, क्योंकि घरेलू कार्य किसी फैक्ट्री जैसे नहीं होते। खानदान अधिनियम 1952 में बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाए जाने पर प्रतिबंध है। मानवता के व्यापार से तात्पर्य है आदमी की खरीद फरोख्त। आदमी को किसी वस्तु की तरह दास के रूप में खरीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धारा 25-28। भारत एक विधि संप्रदाय वाला देश है। हिंदू के अलावा मुसलमान, ईसाई, सिख अथवा अन्य दूसरे कई धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना की गई है। सरकार किसी धर्म में ना तो हस्तक्षेप कर सकती है और ना तो उसको बढ़ावा दे सकती है। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। भारत में व्यक्ति में श्रद्धा एवं विश्वास को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने को स्वतंत्र है, किंतु उसके साथ यह प्रतिबंध भी लगाया गया है कि इस अधिकार का प्रयोग जनहित, नैतिकता अथवा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। राज्य हिंदू धर्म पर आधारित कोई संस्थान खोलने संबंधी कानून बना सकता है, जिसमें हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों, जैनों तथा सिखों को भी प्रवेश दिया जा सके। सिख धर्म में पगड़ी बांधने तथा अपने साथ कपान लेकर चलने की स्वतंत्रता है। इसमें यह भी वर्णित है कि कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक मसले स्वयं व्याख्यात करने का अधिकार रखता है। जनतांत्रिक मूल्यों अथवा नैतिकता को ध्यान में रखते हुए किसी भी धार्मिक समुदाय को धार्मिक अथवा चैरिटेबल संस्थाएं खोलने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म संस्था को चल अथवा अचल संपत्ति की खरीद संबंधी स्वतंत्रता तथा उसकी व्यवस्था की स्वतंत्रता प्राप्त है। आगे यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष धार्मिक कार्यों में अपना पैसा लगाता है तो उसे ऊपर टैक्स देने का दावा
अथवा शिकायत की जा सकती है। किसी धार्मिक उत्थान में खर्च होने वाली संपत्ति पर सरकार किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकती। सरकार द्वारा पुनः चलाई जाने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं, किंतु यह नियम उन संस्थानों के ऊपर नहीं लागू होता जो सरकारी खर्च द्वारा नहीं चलाई जाती। किंतु इन संस्थानों में भी किसी बच्चे पर धार्मिक निर्देश के पालन की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। हालांकि वे संस्थाएं भी जो कि पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर नहीं चलाई जाती, उन पर भी धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता नहीं थोपी जा सकती। धर्म एवं श्रद्धा से संबंधित ये सभी अधिकार पूरी तरह बंधक नहीं हैं। जनतांत्रिक मूल्यों, नैतिकता तथा स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा कोई भी प्रतिबंध अत्यधिक रूप से अथवा मनमाने ढंग से नहीं लगाए जा सकते। संस्कृति और शिक्षा अधिकार। भारत में विभिन्न भाषाओं, संस्कृत और लिपियों वाला विशाल देश है। यहाँ के निवासी अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं। प्रत्येक समुदाय, विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग, अपनी संस्कृति व भाषा को प्रोत्साहित करने या जीवित रखने का प्रयास करता है। हमारा संविधान देश के विभिन्न समुदायों द्वारा उनकी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने तथा और अधिक विकसित करने के लिए आवश्यक आवासन प्रदान करता है। देश के किसी भी शैक्षिक संस्थान जिसे राज्य अथवा राज्य के बाहर से वित्तीय सहायता मिल रही हो, में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति अथवा भाषा अथवा समुदाय, लिंग की दृष्टि से प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु इस संदर्भ में राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेश के लिए विशेष प्रबंध कर सकती है। न केवल यही बल्कि इस मार्ग को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए निर्धारित अंकों में भी छूट दी जाती है। अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को प्रतिस्थापित व चलित कर सके। संविधान में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी भी शैक्षिक संस्थान को वित्तीय अनुदान देते हुए इस आधार पर अलग नहीं कर सकती कि उसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जा रहा है। यह अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने में सहायता प्रदान करेगी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य देश की मिश्रित या मिलीजुली संस्कृति का विकास करना है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। इन सभी विधित अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है, एक व्यक्ति क्या कर सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों पर राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक हस्तक्षेप होगा। इस अधिकारों को प्रभावी बनाने, उसके कार्यान्वयन व सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध में सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ कानूनी उपचार प्रदान किए गए हैं। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का कानून बंटन वंचित है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका अपनी याचिका अथवा आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी बनाने वाले प्राधिकरण को न्यायालय इसके तहत ये आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करे। इसके बाद यह साबित करे कि उसे कारावास की सज़ा दी जाए अथवा मुक्त कर दिया जाए। परमादेश। यदि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती तो न्यायालय उसे अपने कर्तव्यों का पालन कराने के आदेश देता है। निर्देश।
इसका मतलब है रोक लगाना। इसके अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों को किसी मसलों में आगे बढ़ाने से इस आधार पर रोकता है कि वह मसला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अधिकार परीक्षा ये एक प्रकार से किसी व्यक्ति द्वारा उसके अपने अधिकारों से बाहर कार्य करने पर सवाल की जाने संबंधी याचिका। उत्प्रेक्षण इसके द्वारा निचली अदालत को आदेश दिया जाता है कि मामले की सुनवाई किसी अन्य अदालत में हस्तांतरित करने का तारीखी वह अदालत जल्दी उस पर कोई निर्णय दे सके। इन याचिकाओं के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका अथवा दूसरी अन्य शक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों अधिग्रहण से रक्षा की जाती है। यदि मौलिक अधिकार जनतंत्र के बहराव की ईंट है तो संवैधानिक उपचार संविधान की आत्मा है। इन याचिकाओं के संबंध में आप न्यायिक पूर्ण अवलोकन वाले पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। आपने क्या सीखा? मौलिक अधिकार के द्वारा भारत के नागरिकों के समान एवं प्रतिनिष्ठा की रक्षा होती है। संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। ये मौलिक अधिकार न्यायालय के कानूनों द्वारा कड़ाई से लागू किए जाते हैं। फिलहाल ये 6 मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार अंतिम रूप से पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक हितों, शांति व्यवस्था, विदेशी राष्ट्रों से मंत्री संबंध स्थापित करने, नैतिकता अथवा रक्षणात्मक दृष्टि से इन पर तख्त पूर्ण प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। समानता के अधिकार का अर्थ है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं अथवा सरकार जाति, समुदाय, धर्म, जन्म स्थान अथवा लिंग भेद के आधार पर उसका बंटवारा नहीं कर सकती। सार्वजनिक नियुक्तियों का आधार योग्यता के अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है तथा इसका उल्लंघन करने पर कानून में दंड का विधान है। सरकार नागरिकों में सामाजिक समानता पैदा करने वाली किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति का वितरण नहीं कर सकती। स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्ति के संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को सुनिश्चित किया गया है। इन स्वतंत्रताओं के तहत भारतीय नागरिकों को एक सभ्य जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा अथवा स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने से बचाया जाता है। संविधान में मनुष्य की खरीद फरोख्त तथा ज़बरदस्ती कराए जाने वाले बेगर पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री अथवा खानदानों में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। भारत एक अनेक धर्मों वाला देश है। ये सरकार ना तो धर्म पर प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है और ना तो कोई हस्तक्षेप कर सकती है। भारत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। प्रत्येक धर्म अपना धार्मिक संस्थान स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक उद्देश्य में लगाए जाने वाले धन पर सरकार नागरिकों से टैक्स नहीं ले सकती। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं भेजा जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, किंतु धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों पर स्वास्थ्य, नैतिकता अथवा जनतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमारे संविधान में हमें अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को उसकी धर्म, जाति, धर्म, समुदाय, जन्म स्थान, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा व संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु जब संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की बात उठेगी तो सरकार भाषा अथवा धर्म के नाम पर भेद
नहीं कर सकती। अंत संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को यह सत्य प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित आदेश जारी करे, याचिकाएं दायर करें तथा उन्हें कड़ाई से लागू करें। ये सब संवैधानिक उपचार के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने याचिकाओं को संविधान की आत्मा कहा है। एक बार ये चार्ट देख लीजिए। मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।